To raise the discussion on his behalf, Honorable Speaker has since acceded to the request of Sri Virendra Kumar. Sri Kirti Azad. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार के राष्ट्रमंडल खेल विश्व भर में न भूतो न भविष्यति होने वाले हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार न भूतो न भविष्यति, दिन दहाड़े लूट न भूतो न भविष्यति। हमारे यूपीए 1 के सरकार में रहे खेल मंत्री, ऐसे खेल मंत्री विश्व में न भूतो होंगे न भविष्यति। यह शायद पहले ऐसे खेल मंत्री थे जिनको खेलों से कोई मतलब नहीं था। उनके अनेकों वक्तव्यों को हम रोज पढ़ते रहते हैं। बहुत खेद है मुझे खिलाड़ी होने के नाते, और मेरे ख्याल से हमारे बीच में जितने भी व्यक्ति यहां पर हैं, कभी न कभी अपनी जिंदगी में बचपन से बड़े होते हुए जरूर कोई ना कोई खेल खेला होगा। कबड्डी खेले हुए हैं। कहा कि जो यह खेल कर रहे हैं वो शैतान है। उन्होंने कहा कि यह खेल जो हो रहा है यह केवल लूटपाट है। अभी परसों मैंने उनका एक वक्तव्य पढ़ा, और बहुत ही गंभीर वक्तव्य। अभी तक SC ST के जो स्पेशल प्रोविजन के फंड्स आए थे उसके डायवर्शन के बारे में अभी बात हमारे माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से रखी थी। वह आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। और एक और वक्तव्य माननीय यूपीए 1 के खेल मंत्री द्वारा आई है। यह वक्तव्य एक बहुत ही गंभीर वक्तव्य उन्होंने दिया है, और मैं यह जानकारी सरकार से चाहूंगा। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन सबों का जवाब कौन देंगे, क्योंकि अगर खेल मंत्री से पूछें तो वो कहते हैं मेरा काम तो साई के जो स्टेडियम बनाने हैं वहां तक है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछें तो वो कहें जो मुझे मेरी एजेंसियों ने काम करना है मैं वहां तक हूं। दिल्ली सरकार से पूछें तो वो कहते हैं कि हमारी जहां तक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम वहां पर हैं। मैं यह जानना चाहता कि यह जो गंभीर वक्तव्य यूपीए 1 के खेल मंत्री माननीय मणिशंकर अय्यर जी ने परसों दिया है, एक गोष्ठी हुई थी और वह गोष्ठी की गई थी 21वीं सदी के पत्रकारिता तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, और मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय एंड आई कोट जो उन्होंने कहा है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए भारत 40 करोड़ किसान परिवारों की कर्ज माफी के लिए रखे गए 70,000 करोड़ रुपए में से आधा कॉमनवेल्थ गेम्स पर खर्च कर रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किस बात का नाराजगी है उन्हें? आज वह सरकार के ऊपर, जिस सरकार में वह खेल मंत्री थे, आरोप पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, और आज तक किसी भी जानकारी किसी ने नहीं दी। किसी ने नहीं यह जानने की कोशिश की कि स्टेडियमों की क्या हालत है, क्या हम अपनी नाक बचा पाएंगे, इज्जत बचा पाएंगे। और यह वक्तव्य जो यूपीए की सरकार अपनी पीठ खुद ठोकती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है कि 70,000 करोड़ हमने किसानों को कर्ज लोन माफी के लिए किए थे, उसमें आज यह एक गंभीर आरोप लगा है। और मैं सरकार से इसका जवाब अवश्य चाहूंगा कि यह जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इसमें कितनी सच्चाई है। ये जवाब वित्त मंत्री के अलावा कोई नहीं दे सकते। वित्त मंत्री जी को बहुत जवाब देने पड़ेंगे। मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। एक दिन एक टेलीविजन चैनल पर सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ। CNN IBN चैनल था और उसने सीवीसी रिपोर्ट का खुलासा किया। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, क्यों आया, किस कौन लेकर के आया मुझे मालूम नहीं। कौन घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था कि यह रिपोर्ट सीवीसी की आई, जिसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, LG का DDA और सरकार की विभिन्न
जो विभाग है उसके द्वारा किए गए करोड़ों की अनियमितताओं के बारे में खबर था। और एक टेलीविजन पर यह भी देखा गया कि सीवीसी के एक सदस्य भी आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे पास सीवीसी में आए थे। अब जब मैं छोटा था तो मुझे जेम्स बॉन्ड की सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। उसमें जेम्स बॉन्ड MI6 का, इंग्लैंड का एक स्पाई है और उसके पास लाइसेंस टू किल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाइसेंस टू करप्शन मांगने के लिए सीवीसी के पास में सरकार की तरफ से कौन गया था? अगर जेम्स बॉन्ड, वह लाइसेंस टू करप्शन मांगने कौन गया? वह बातें सामने आई। और क्या यह केवल एक संयोग था, या मैं ये कहूं कि सरकार में बैठा हुआ वह दूसरा धड़ा जो एक धड़े को नहीं चाहता, 24 घंटे के अंदर एक दूसरे न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर, जो 3 महीने पहले उनके पास, उनके मंत्रालय में, खेल मंत्रालय में वह चिट्ठी पड़ी थी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा बेटन रिले में गड़बड़ हुई, उसको छुपाने के लिए दी गई। यह मेरा गंभीर आरोप इस सरकार पर है और इसका जवाब चाहूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हनन हुआ और अपनी घोर अनियमितताओं को जो सीवीसी के रिपोर्ट में सामने आई थी, उसको छुपाने के लिए दूसरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी गई। मैं यहां कोई बैठा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का डेविल्स एडवोकेट नहीं हूं, नहीं मैं बैठा सरकार का हूं। जिस आदमी ने गलती की है, जिसने यह घोर अनियमितताएं की है, उसको तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको लेकर के सदन के अंदर तो किसी प्रकार के कोई दूसरे मतभेद नहीं हो सकता। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सीवीसी के अंदर दिए गए घोर अनियमितताएं, जिसमें यहां तक कहा गया कि जिसका दाम 1 रुपए होना चाहिए था, उसका दाम 10 गुना ज्यादा बढ़ा करके टेंडर किए गए। वह रिपोर्ट मेरे पास में है। जो 1 रुपए में होना चाहिए था, 1 नंबरी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि 1 नंबर का काम नहीं किया, 10 किया, तो वही फिर सिनेमा की याद आती है, दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये कॉमन गेम्स जो हो रहे हैं, अब लोग सोचेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पूरा क्यों नहीं कहा जा रहा, तो मैं कॉमन गेम्स ही कहता हूं, क्योंकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर तो वेल्थ तो गायब है, केवल कॉमन गेम्स ही रह गए। सीवीसी की रिपोर्ट, उस सीवीसी की रिपोर्ट इतनी गंभीर रिपोर्ट है। पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि 121 जगहों पर 2009 में वो जगह जगह गए, उन्होंने चेकिंग की, गुणवत्ता को देखा, और इस वर्ष 19 जगहों पर, 57 जगहों पर, माफ कीजिएगा, वह गुणवत्ता को चेक करने के लिए गए। और ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जिस एजेंसी के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो। और उन आरोपों को, मतलब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, या कभी गुस्से में आप कह देते हैं बछिया का ताऊ, अगर उसके सामने भी आप पढ़ दें तो वह भी समझ जाएगा क्या है। इसके अंतिम पृष्ठ में है सीवीसी के में डीडीए, जो सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आते हैं। अब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो सीधा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर अनियमितता पाई गई, और मैं कोट करता हूं, इन द वर्क रिलेटेड टू CWG, द PQ एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बाय कंसोर्टियम ऑफ 4 कंपनीज। 4 कंपनियों का उन्होंने नाम लिया है। मेसर्स पेसी कंसोलिडेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया, मेसर्स पेंटर डिक्सन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया, मेसर्स स्पॉटिना एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, एंड मेसर्स रॉबर्टसन प्लस मार्क्स आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया। 3 ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, 1 मुंबई की कंपनी है। एज पर द एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ कंसोर्टियम, the consortium members agreed to incorporate a limited liability company, that is, a special purpose vehicle company, SPV, in the name and style of Sportina Pacey Construction India Private Limited, with the following financial stake। और सबके स्टेक्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि किसकी कितनी प्रतिशत शेयर्स थे, कितना पैसा था। उसी में आगे जाते हैं, I quote again, the agent in the name and style of Sportina
पेसी कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेक। और सबके स्टेक्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि किसकी कितनी प्रतिशत शेयर्स थे, कितना पैसा था। उसी में आगे जाते हैं, आई कोट अगेन, द एजेंसी वॉज प्री क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मेसर्स पेसी कंसोलिडेटेड लिमिटेड, बट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द टेंडर द कंपनी वॉज फॉर्म्ड एज स्पोर्टिना पेसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नाम बदल दिया गया उसका, which submitted the tender and became L1, fair enough, and finally work was awarded to them. The structure of the company Messrs Sportina Pacey Infrastructure Private Limited was different than the original stipulated consortium. Suniega. In this company, other partners except Messrs Sportina Exim Private were not represented at all. Ultimately, at site, only Messrs Sportina Exim Private Limited was executing the work. Sir, very important to note, which does not have expertise and experience, which was considered at the time of PQ. Thus, undue favor has been given to this agency. ये रिपोर्ट केवल एक डीडीए का बताया, ऐसे आपको अनेक बताऊंगा। ऐसे 30-30 आइटम्स थे जो कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के पार्ट नहीं थे, भाग नहीं थे। उसके बाद भी उनको 20-20 गुना ऊपर में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया टेंडर। मैं अगर यह रिपोर्ट पूरा पढ़ूं और इसके अंदर जो हुई अनियमितताएं हैं, उसमें से एक और बड़ी मजेदार है, अवार्ड ऑफ वर्क टू इनएलिजिबल एजेंसीज। इनएलिजिबल एजेंसीज वर अवॉर्डेड द वर्क। वन जॉइंट वेंचर जेवी फर्म was qualified based on a particular name and composition of a joint venture, whereas bids submitted by the JV with different composition were accepted. Work finally had to be terminated, which resulted in time and cost overrun. सबके ऊपर है, एनडीएमसी के ऊपर है, जो गुणवत्ता कम से कम 50% होनी चाहिए। कहते हैं, I quote, in the other case also, similar pattern of failure of the concrete samples were observed. In this case, all the concrete cubes failed when tested in the presence of the CTEO team. CTEO मतलब चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीवीसी का विभाग है, उन्होंने किया। In all concrete cubes failed when tested in the presence of CTO's team, out of which some exhibited the strength even lower than 50% of the requirement, while other exhibited almost 60 to 80% of the required strength. अब मैं अगर इस पूरे को लेकर बैठ के पढ़ने लग जाऊं तो शायद 26 अगस्त तक में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और कोई चीज खत्म होने को नहीं आएगी, जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उन्होंने किया है। मुझे तो केवल यह समझ में नहीं आता कि जो स्टेडियम्स 2003 में हमने बिड किया था 326 करोड़ का, बिड जो की गई थी वह 1566 करोड़ की थी, हमारे टोटल बिड। हमारे यूपीए के वन के जो समय खेल मंत्री थे, उनके सामने में 3566 करोड़ की बजट अप्रूवल हमको कैबिनेट से मिला, यानी 100% ज्यादा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2007 में ही अगर हम कोई कार्यक्रम करना, स्टेडियम्स बनाना शुरू करते, तो क्या यह परिस्थिति हमारे सामने होती? सीवीसी के रिपोर्ट में आई हुई यह अनियमितताओं के बारे में कौन जिम्मेवार है? आज तक मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि आज तक उस सरकार की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग साथ में खेले, तालमेल न बने तो रनआउट होना तो सब स्वाभाविक है। आज वही परिस्थिति यहां पर बनी है। और इस तालमेल को बिठाने के लिए मैं इंफॉर्मेशन pib.nic.in का मैं आपके सामने रखता हूं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, और उसके अंदर तालमेल बैठाने के लिए जनवरी में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी ने 29 जनवरी 2005 को अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बुलाया। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग निर्णय लिए गए, जैसे
सबसे पहला जो मैं पूछता हूं, जिम्मेवारी किसकी है? और माननीय खेल मंत्री जी उस जिम्मेवारी से कहते हैं मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने हैं वो देखूंगा। आपकी अनेक बार मैंने स्टेटमेंट देखा है। आपसे ध्यान होगा कि कंसल्टेटिव कमेटी में बैठी तब भी हम लोगों ने इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चाएं की थी। आपको लेकर मन में व्यक्तिगत रूप से बहुत मैं श्रद्धा रखता हूं, लेकिन जो कमेटियां बनी उसमें सबसे पहला दायित्व आपके ऊपर ही बनाया गया। सबसे पहली कमेटी थी टू कॉन्स्टिट्यूट एन एपिक्स कमेटी टू बी हेडेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, which will have the overriding power and responsibility for overseeing and coordinating the Commonwealth Games. The minutes of all the other committees related to the conduct of Commonwealth Games 210 shall be submitted to the Apex Committee periodically as its information, for its information. The chairman of the Apex Committee can also call for such information which he deems fit and can give such guidance that may be required. The chairman of the Apex Committee may be kept informed by all the other committees whenever any major decision is taken. अब आप खेल मंत्री हैं तो हम सबों के लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो गुरु द्रोण को ये डेट कौन सी जो आप सर this is I'll tell you in January 2005 the then union minister. You can also go on to pib.nic.in. नहीं डेट दीजिए डेट 29 जनवरी 2005, 29 जनवरी, और ये सरकार के pib.nic.in से मैंने उतारी थी, इसलिए I can authenticate it if you wish, if you ask me. Yes, sir. 20th January 2005. We are in 10. सर, गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैंने अपनी बात रख दी। दूसरा, कृपाचार्य महाराज टू कॉन्स्टिट्यूट, सीखो कुछ महाभारत से, सीखो। जिन्होंने लूटा वो हस्तिनापुर उन्होंने लुटवा दिया। दूसरा, कृपाचार्य जी महाराज इसमें कहा था, अभी मैं आगे बोलने तो दीजिए तो मैं बताता हूं। टू कॉन्स्टिट्यूट 3 member सब कमिटी ऑफ द GOM हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय थे श्री पी चिदम्बरम, टू सुपरवाइज द डील विद ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। संदिग्ध आरोप है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए जब जनवरी 29, 2005 को यह कमेटियों का गठन किया गया। तो ये तो रहे गुरु कृपाचार्य जी। अब बात करते हैं आंख पर पट्टी बांधे हुए गांधारी की, दिल्ली सरकार। देयर विल बी अ सब कमिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली which will look after all other issues that come under the jurisdiction of the government of NCT of Delhi as per the constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ी हैं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, लेकिन भगवान कलयुग में तो कोई आने वाले नहीं, कोई भी यदुवंशी तो आने वाले नहीं है जो बचा लेंगे। मुलायम सिंह जी। अब आइए शकुनी पर, जिन्होंने चौसर खेल करके हस्तिनापुर को लुटवा दिया था। वो खड़े नहीं होते तो आज कोई पूछता नहीं, आप वो बोलने वाला। ये सच है, ये 30 करोड़ चाहे 1 लाख करोड़ तो मैंने कहा पे मैंने इनको का चुरा दिया। अब आ जाए शकुनियों पर। अ कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, IAS हैं, IPS हैं, कहते हैं अपने को वॉच डॉग है प्रजातंत्र के, बांध रखा है, रख छोड़ा है किस्मत देश का लाल फाइले और फीतों में, उनकी कमेटी। A committee of secretaries headed by the cabinet secretary will be responsible for the implementation of the decisions of the GOM regarding the Commonwealth Games. Sir, गुरु द्रोण, जनवरी 29, 2005 आपको समर्पित करता हूं। इनके फंक्शंस क्या थे, इसके विषय पर भी बात कर लेते हैं। क्या क्या फंक्शंस थे जो फिर उसको 5 साल में कितनी मीटिंगें, उसके बारे में फंक्शंस का भी पता कर लेते हैं। हम इन लोगों को मीटिंगें करनी थी, फंक्शन किसने करना था। माननीय कलमाडी जी यहां बैठे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओनर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, बिल्कुल समझ में आता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी OC, a society registered in February 2005, bears primary responsibility for successful conduct of the games. Correct? स्टेडियम हैंड ओवर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर नाम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नोडल मिनिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गेम्स। बड़े अदब के साथ कहता हूं, एक खिलाड़ी हूं, हमारे खेल मंत्री हैं,
और जब वह यह बयानबाजी करते हो कि मुझे केवल अपने साई के स्टेडियम से मतलब है, दूसरे से नहीं, तो एक खिलाड़ी होने के नाते टीस होती है, दर्द होता है। इसलिए मैं आपसे इस विषय पर अवश्य नाराज हूं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपेक्स लेवल पॉलिसी डिसीजंस, ऑब्वियसली प्रणब दा ही होंगे, क्योंकि चिदम्बरम जी तो रहे नहीं और उनको वह हेड करना था, सारे फाइनेंशियल देखने थे। कहां है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस गड़बड़ घोटाले का हिसाब तो अंततः वही करके देंगे। एंड कैबिनेट एंड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम मैं कुछ नहीं दे सकता था क्योंकि सीधा राष्ट्रपति के हैं, वहां नाम दूं तो शायद मुझ पर कुछ न गड़बड़ हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट with specific reference to security, law and order, and matters coming under DDA. Chief Ministers Committee, responsible for decisions on infrastructure and other activities within the jurisdiction of Delhi government. Empowered Committee, chaired by Chief Secretary, responsible for overseeing projects implemented by Delhi government and its agencies. यह सबको अपने अपने काम दे दिए गए थे। वेन्यू ओनर्स उनके रहे हैं, अलग अलग सरकार की एजेंसियां हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, डीडीए है, एनडीएमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, पब्लिक वर्क्स डिवीजन दिल्ली, गवर्नमेंट इंजीनियर्स इंडिया, राइट्स, ब्ला 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 ब्ला, मतलब आप सुनते रहिए और सुनते चले जाइए। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यहां पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में किए गए गोलमाल और भ्रष्टाचार की चर्चा पर हम यहां बैठे हैं कि क्यों इस प्रकार से हमारी नाक विश्व भर में कट रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कमिटीज की कितनी मीटिंग हुई, इन कमिटीज में जो 2005 में जनवरी में फॉर्म कर दी गई थी, 2005 से लेकर 2010 तक में क्या इनके सामने यह अनियमितताएं नहीं आई, इनके पास क्या रिपोर्ट्स नहीं आए तो कौन जिम्मेवार है, और अगर आए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कौन जिम्मेवार है? क्योंकि मुझे संशय है मन में कि माननीय खेल मंत्री क्या इन सभी विभागों का मिलाकर जवाब दे सकेंगे। जो सीवीसी की रिपोर्ट है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, और ये जो अखबारों में रोज निकलती है, साहब कितने पढ़ूं, पढ़ता चला जाऊंगा। आप देखिए इतने सारे कटिंग पड़े हैं, क्या दिखाऊं, किस किस विषय पर बात करूं। एक से एक बड़े यहां पर हमारे पास पड़े हैं और रोज लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से सबके मन में यह टीस है। वह सीवीसी की रिपोर्ट, अब लाइसेंस टू करप्शन मांगने कौन गया था, उसका जवाब माननीय खेल मंत्री अवश्य हमें दें, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और हाई कमिटीज बन जाने के बाद, हाई पावर कमेटी बन जाने के बाद इनका आपसी तालमेल क्या था? अगर मैं यह कहूं कि इनका तालमेल चल रहा था और आंख पे गांधारी के बने पट्टी बांध करके यह भ्रष्टाचार हस्तिनापुर को लुटते हुए देख रहे थे, तो उसके लिए यह सरकार जिम्मेवार है और पूरे अदब के साथ में इनके ऊपर यह आरोप लगाता। क्या उस कमेटी में इनको मालूम नहीं था क्या हो रहा है? क्या उस हाई लेवल कमेटी की जो आपस में बैठे बातें हो रही थी, क्या इनको बारे में नहीं मालूम था? क्या यहां पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन सबों में कमजोर कड़ी कौन थी? किसके कारण से यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने आता रहा? और हमारे माननीय मंत्री जी कहते रहे, ओ इट्स अ बिग इंडियन फैट वेडिंग। भारतीय इंडियन फैट वेडिंग में 2 नंबर का पैसा बहुत उपयोग होता है उपाध्यक्ष महोदय। वहां पर पैसे किस तरीके से लुटाए जाते हैं किसी को मालूम नहीं। और अगर यही अभिप्राय माननीय खेल मंत्री का था कि बिग फैट वेडिंग में तो न जाने क्या क्या होता है, इसलिए हमें आंख बंद करके सब कुछ देख लेना चाहिए, तो मैं गांधारी बन करके बैठ के ये सब नहीं देखने वाला। अरे मंत्री जी, न तो दुल्हन है, न मंडप है, और न ही बारात घर है। आप यह बारात का स्वागत करेंगे कहां? खिलाड़ियों को होम एडवांटेज नहीं, स्टेडियम आपके बन के तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि साहब हम बारात का स्वागत करने वाले हैं। वो बारात आएगी कहां? मंत्री जी इसका अवश्य जवाब देंगे, ये बारात कहां बुलाने वाले हैं उस बिग फैट वेडिंग का?
कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा वहां आए, 24 देशों से आने वाले दूल्हे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें से 40 देश ऐसे हैं जिनका कि पूरे वर्ष का वित्तीय खाता जो हमारे यहां पर लाखों का बनता है, वहां 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 54,000 करोड़ खर्च किए हैं दूल्हे को बुलाने के लिए, इतनी दहेज दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ना वहां उसे दुल्हन दिखे, ना मंडप दिखे, ना बारात घर, और वह यह बोलता हुआ जैसे सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं ये शादी नहीं हो सकती करके वापस चले जाए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वालों की दिल्ली ले गए, बचा क्या? लूट खसोट, भ्रष्टाचार। अब राष्ट्रमंडल खेलों को भ्रष्टमंडल खेल कहा जा रहा है। राष्ट्रमंडल का उर्फ भ्रष्टमंडल खेल। और उसान बोल्ट जो दुनिया के 100 मीटर के सबसे तेज धावक है, वो नहीं आ रहे। वो घबरा गए हैं कि भ्रष्टाचार के 100 मीटर की दौड़ में करोड़ों के नोट ऐसे सेकंडों में लोग गिन रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। अच्छे अच्छे बड़े खिलाड़ी आने से मना कर रहे हैं, और हम यहां केवल अभी तक मंडप सजाने में लगे हुए हैं। मंडप तक सजे नहीं, दुल्हन तैयार नहीं हुई, और इस प्रकार की परिस्थिति सामने खड़ी कर दी गई है। स्टेडियमों का चीरहरण हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अभी पीछे बैठे बात कर रहे थे, उधर से कोई बोलने को अभी बैठे पीछे बात कर रहे थे। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, मैं अजरुद्दीन जी का नाम नहीं लूंगा, कोई और थे वहां बैठा, चिंतित था। उन्होंने कहा कि आपने ये बात जो कही बड़ी सही कही। बोल नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा, हम नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये बात आप हम लोगों को बता दे, कोई बोल नहीं रहा। ये बात सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। नहीं, बराबर है वो। ये इंपॉर्टेंट है। वही कहना है कि सरकार कोई बोल नहीं रहा। कोई मिस्टर बोलो ना, सरकार बोल नहीं रहा। शांत रहे, बोलने दीजिए। पूरा सुन लीजिए। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था शुक्रवार को, जब शून्य प्रहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई, और आदरणीय जयपाल अंकल को बोलने का अवसर सरकार कोई बोल नहीं रहा। कोई मिस्टर बोलो ना, सरकार बोल नहीं रहा। शांत रहे, बोलने दीजिए। पूरा सुन लीजिए। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था शुक्रवार को, जब शून्य प्रहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई, और आदरणीय जयपाल अंकल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वह कारण यह था कि हम नहीं चाहते थे कि इतनी बात हो गई, जवाब मंत्री ने दे दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद में गया, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सराहना की कि आपने खिलाड़ियों के बारे में जो बात की है, यह सच में बहुत मार्मिक बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो खेद इस बात का है कि जिस प्रकार का होम एडवांटेज हम खिलाड़ियों को स्टेडियम में मिलना चाहिए, वह होम एडवांटेज नहीं मिला है। जो आकर के अपने आप को इस वातावरण में मिला सकें, समझ सकें, उनको वह अवसर नहीं मिला है। ऐसे में मुझे डर है कि क्या हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब नहीं होगा। तो तपाक से एक सदस्य बोल पड़ी, सत्ता पक्ष की, नाम मैं उनका नहीं लूंगा। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, सारे मेडल हमको मिलने वाले हैं। मैंने पूछा कैसे, आप ये बताइए कैसे कह सकती हैं। उन्होंने कहा जब दूसरा कोई आएगा ही नहीं तो सब हमारे ही होंगे। वाह। अब परिस्थिति स्टेडियम की समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि हमने 11,494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएजी कहती है 12,888 करोड़ हुए हैं। अब जो घपला हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन बीच में जो ये सस्पेंस अकाउंट का 1,500 करोड़ रुपया है, वो कहां खर्चा हो रहा है ये अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 12,888 करोड़ के बारे में कहा है, और यह अंतर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स 11,494 करोड़ का। मेरे पास अनेकों आंकड़े हैं। अब कुछ स्टेडियमों के बारे में भी बात कर लें। हिंदुस्तान में लगभग 19 से 20 क्रिकेट स्टेडियम है।
और बहुत ही सुंदर और एक से एक अच्छे सुंदर आधुनिक स्टेडियम है। अभी सबसे नया बना हुआ नागपुर में एक स्टेडियम है, फिरोजशाह कोटला में भी एक स्टेडियम बना है। हालांकि मैं अपने कमेंट उस पर रिजर्व रखता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि डीडीसीए का स्टेडियम बाद में उस पर अलग से चर्चा होगी। कृपया शांत रहे। उस पर अलग से चर्चा होगी संजय जी। बयान जारी है अभी। नागपुर का स्टेडियम 90 करोड़ में बना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आदरणीय खेल मंत्री आदरणीय जयपाल अंकर, आप अवश्य जाएं। आप कहेंगे तो मैं अपने खर्चे पर भेजूंगा, सरकार नहीं भेज सकेगी तो। मैं चाहूंगा कि आप जाकर के उस नागपुर के स्टेडियम को देखिए। सर अभी तो भूमिका भी नहीं मांगी सर। ये इधर घड़ी बोल रहे हैं ना। आप स्टेडियम पर जाइए, इसको तो बंद नहीं कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम मिलेंगे। और यहां उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी ऐसे बजाइएगा, मुझे इनकी घंटी बजाने दीजिए पहले। बहुत बच गई। स्टेडियम बनते हैं, 45,000 की कैपेसिटी है इन स्टेडियमों की। और हमारे पास एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 73,000 थी, जिसको घटा के 65,000 कर दी गई है। उस स्टेडियम को यदि बनाया जाए, अगर इन स्टेडियमों से तुलना की जाए तो 90 का दुगना 180 के बजाय 270 के बजाय 300 करोड़ में एक नया स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसा खड़ा हो सकता है। लेकिन रेनोवेशन के लिए 961 करोड़ केवल रेनोवेशन। और मैं इतनी बात कह सकता हूं कि 961 करोड़ आदरणीय सर, हुजूर सर, कृपाचार्य भीष्म पितामह जी और गुरु द्रोण जी, 961 करोड़। मैं कहता हूं कि मैं सबसे छूट दे दूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और 300 करोड़ रुपए का स्टेडियम कहूं। और मैं यह भी कहूं कि उसके अंदर सिंथेटिक टर्फ लगाना था। लाइटें तो वहां पहले से शुरू से मौजूद है 1982 से, कि सिंथेटिक टर्फ लगाना था या कुछ दूसरे काम करने थे। यह सब काम देख करके आदमी 100 करोड़ रुपए और लगा ले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि खेल नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। 961 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, मुझे मालूम नहीं कि वहां सोने या चांदी लगाया गया है या हीरा जवाहरात वहां पे मढ़े गए हैं, जिसके लिए 961 करोड़ का स्टेडियम। वेलोड्रोम, जहां साइकिल चलता है सर, साइकिल वेलोड्रोम मैंडेटरी है। वेलोड्रोम बनाया तो उसको सीमेंट का बनाया। लोगों ने आया कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया। कलमाडी जी जानते हैं कि सीमेंट का नहीं वुडन का होता है। सही का गलत का कलमाडी जी बताइएगा। वो वुडन का बनता है। उन्होंने कहा तो गड़बड़ी हुई, वुडन का बना दिया। आदरणीय मंत्री जी गए, भीष्म पितामह जी, उसका उद्घाटन करने के लिए गए। तो जब कभी भी आप पहाड़ों पर चढ़कर जाएं और गाड़ी लेकर के जाएं, वर्षा हो रही हो, जैसे झरने का पानी सड़क के बीच में से निकलता, आपकी गाड़ी चलती है, वही वेलोड्रोम का हाल था। सेम उसी दिन उद्घाटन के दिन। और उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि उसके डिफेक्टिव नेचर के कारण से अभी तक उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो शूटिंग रेंज गुड़गांव में बनाई गई है, जो शूटिंग रेंज मंत्री जी कीर्ति जी, उस स्टेडियम में इंटरनेशनल टेस्ट इवेंट कंपटीशन हो चुकी है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। वेल सर, वेल एक मिनट शांत रहो भाई, ये शांत रहिए। अरे वो पैसे खाएंगे, आदमी बोल रहा है। एक मिनट रुकिए ना। वहां पर इन्होंने यह तो कह करके शाबाशी अपनी तरफ से लुटवा ली कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं। क्या हमारे एथलीट्स को जो इतने सारे स्टेडियम हैं, उनमें से कोई एक आध स्टेडियम मिला है जहां वो प्रैक्टिस करके होम एडवांटेज ले सकें? क्या कदरपुर गुड़गांव में बन रहा जो शूटिंग रेंज है, उसके बारे में कोई डिफेक्टिवनेस के बारे में सामने बात आई है या नहीं आई है?
या यहां पर जो शूटिंग रेंज, यहां पर करनी सिंह शूटिंग रेंज चल रहा है, उसके अंदर शूटिंग वो आई है कि नहीं आई है? क्या मुझे मंत्री जी यह बनाने का प्रयास करेंगे कि साइकिलिंग, मैंने कहा ये साइकिलिंग जो है ये मैंडेटरी है, ये खेल होंगे ही इसमें। तो मैंने जब यह, सर मैं कंप्लीट करूं, सर आई लाइक टू कंप्लीट, यू कैन सर रिप्लाई ऑल ऑफ देम एट टुगेदर, you can reply all of them together, sir. I know you are very honest, nice, great man, the CEC of this country. but लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पर्दा ना डालें, यहां हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा ना डालें, पर्दा उठा दी। तो ये वेलोड्रम है, ये साइकिलिंग अनिवार्य है इन खेलों में। अब अनिवार्य यह खेलों में है, तो मैंने कहा कम से कम साइकिलिंग का मैंने उतना नाम नहीं सुना था, बड़ी समस्याएं सुन रहा था, तो मैंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वेबसाइट खोला, उस पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर गया। जब मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर गया तो न तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई नाम है, न उसका कोई पता, साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया का नाम है न तो उसका कोई पता है, उसके कौन से सदस्य हैं, उसके कौन से हमारे जो खिलाड़ी हैं इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग करने वाले हैं, किसी को नहीं मालूम। और यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2003 में हम लेकर आए थे। आज यह परिस्थिति इन स्टेडियमों की ओर बनी है। और सबसे गंभीर तो बात मैं आपके सामने यह करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हम खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारे खिलाड़ी कहां गए? आज हमारी तेजस्विनी सावंत जीत करके आई है शूटिंग में, और उसको बधाई देते हैं। आज सुषमा जी ने इस विषय को उठाया था कि उसको बधाई देनी चाहिए, दिया गया उसको बधाई, मैं जानता हूं, उनको बधाई दी गई है। हम चाहते हैं वो यहां पर जब आए तो अपना जौहर दिखाएं। हम चाहते हैं साइना नेहवाल, जो थाईलैंड और मलेशिया में जीती, लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को जीता उस साइना नेहवाल ने, और आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है। आज सारे लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो आएगी और बैडमिंटन में खेलेगी, और देश का नाम, हम सबों का सिर जो है वो गौरव से ऊपर होगा जब वो यहां पर जीतेगी। लेकिन क्या सोच सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या चलती होगी? जो विश्व भर में फतह करके आ गई, उसको अपने घर में ही पनाह नहीं मिली जहां जाकर के वो प्रैक्टिस कर सके। आज शूटिंग रेंज के ऊपर प्रैक्टिस का क्या हाल है? फिर फेडरेशन के लोगों ने कहा है, खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें सामान नहीं मिल रहा। अब यह बात दूसरी है कि मंत्री जी कहेंगे नहीं हम तो दे रहे हैं, हमने इतने पैसे दे दिए, उनको मिल नहीं रहे हैं, आपने दे दिया, वह भी माल कहां पर बीच में तैर रहा है, सो हमें बता दीजिएगा। और साइकिलें, जो साइकिलिंग फेडरेशन, वो साइकिलें आई हैं या नहीं आई हैं? फेडरेशन के लोगों ने कहा है, खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें सामान नहीं मिल रहा। अब यह बात दूसरी है कि मंत्री जी कहेंगे नहीं हम तो दे रहे हैं, हमने इतने पैसे दे दिए, उनको मिल नहीं रहे हैं, आपने दे दिया, वह भी माल कहां पर बीच में तैर रहा है, सो हमें बता दीजिएगा। और साइकिलें, जो साइकिलिंग फेडरेशन, वो साइकिलें आई हैं या नहीं आई हैं? मैंने तो हमारे जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं, अपने सभी सांसदों को कह दिया, और सामने लोगों को भी आग्रह करूंगा कि सब कोई एक एक साइकिल अपना वेलोड्रम में ले जाकर के हम सब डोनेट कर देवें। ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रहा है कृषि भाई, बोलिए। मैं यह सारे स्टेडियमों में रामू जी का साइकिल, आपका साइकिल, इंदिरा गांधी स्टेडियम, लाल पेन, लाइट, कृपया शांत मैं लाइट नहीं तो लाल पेन भी लेके प्लीज शांत रहे। कृपया समाप्त करें। डॉक्टर एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, कृपया समाप्त करेंगे। उसके अंदर एक लड़की तैरने गई तो उसका पैर टूट गया, उसको मोच आ गई, टाइल झुकड़ करके बाहर आ गए। वह तो सीबीसी की रिपोर्ट में मैंने कहा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बैठे हैं, अब उनसे क्या कहूं, उनको स्टेडियम तो आ ही नहीं गए हैं। नहीं, मैं जरा इनको एक अपने वो आंकड़े देना चाहता हूं।
जिसके अंदर एस्केलेटेड प्राइस 12,888 करोड़ रुपया। साई फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 07 में 1,000 करोड़ था, में 09 में 2,475 करोड़, 148% बढ़ोतरी। मैं सबसे बड़े बढ़ोतरी में जाता हूं, फंडिंग फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोक स्टेट गवर्नमेंट, में 07 770 करोड़, दिसंबर 08 770 करोड़, में 09 4,720 करोड़, 513% की बढ़ोतरी। और अभी ओवरलेज हैं और बीच में मिसेलिनियस अदर्स हैं, सो मालूम ही नहीं है, ये 100 करोड़ के ऊपर है। ओवरलेज मंगाए गए, ओवरलेज अभी तक लगे नहीं है, वो ऐसे टेम्पररी फिटिंग्स है, चाहे वो लाइट हो या दूसरी चीजें हो, उसके बारे में कोई हिसाब नहीं है। स्टेडियम तैयार नहीं है, बाहर यहां तक कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी अपनी तरफ से बहुत ही गंभीरता जाहिर की है कि ये क्या हो रहा है। विदेशों से माइक फेनल आते हैं जिनको कि भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली उनके लिए बंद हो जाती है। ऐसे बंद हो जाती है कि न जाने प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है। मेरा गंभीर आरोप है कि खेलों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस राष्ट्रमंडल खेलों को भ्रष्टमंडल खेल का संज्ञा दे दी गई है। मैं दिल्ली सरकार के बारे में भी बात रखना चाहूंगा। दिल्ली की सरकार को कृपया समाप्त 4,720 करोड़ रुपए मिले। कृपया समाप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने कहा कि दिल्ली बड़ी बन रही है, संजय निरुपम जी बड़ा टेलीविजन पे कह रहे थे दिल्ली का बड़ा विकास हो रहा है। दिल्ली का बड़ा विकास हो रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 90 से 95% पैसा तो इन स्टेडियमों को बनाने में ही और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में खड़ा हो रहा है। दिल्ली में तो आज भी बिजली का, पानी का, टूटी सड़कें, जल जमाव से ग्रस्त लोग और वह गंदी यमुना। मैं तो जयराम रमेश जी यहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा कि जो गेम्स विलेज यमुना के ऊपर बनी है वहां पर एक सावधान का बोर्ड लगा देंगे, कॉशन, कृपया यमुना में ना जाएं, नहीं तो आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या स्वाइन फ्लू हो सकता है। आज आप परिस्थिति देखिए, सालों से यमुना कितनी गंदी पड़ी हुई है। पानी, मैं इसी क्षेत्र की बात करता हूं जिस क्षेत्र में मैं विधानसभा में 1993 से 98 तक काम करता, मैंने यहां पर विधायक था। इस क्षेत्र में आज भी ग्राउंड वाटर पानी को मिलाया जा रहा है और तब भी 4-4, 5-5 घंटे तक केवल पानी आता है इस गोल मार्केट क्षेत्र में। ऐसा खारा पानी बड़े से बूढ़े लोग ग्राउंड वाटर पानी को मिलाया जा रहा है और तब भी 4-4, 5-5 घंटे तक केवल पानी आता है इस गोल मार्केट क्षेत्र में। ऐसा खारा पानी बड़े से बूढ़े लोग 4-4 मंजिल से नीचे आकर के पानी लेते हैं। यहां पर बिजली जाती है और आप बात करते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। 961 करोड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 669 करोड़ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, 214 करोड़ शिवाजी स्टेडियम के अंदर आपने रेनोवेशन के लिए केवल लगाए। और यह आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिल्ली की कर रहे हैं। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसा हो रहा है। इसलिए जयराम रमेश जी से यह मेरा अनुरोध रहेगा कि यह सावधान की पट्टी अपने उन खिलाड़ियों के लिए अवश्य लगा के रखें। विद्यार्थियों पर कहर मारा हुआ है, विद्यार्थियों से हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी यहां पढ़ नहीं पा रहे हैं। 10-10 गुना ज्यादा किराया दे रहे हैं रहने के लिए, लेकिन आज वह इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थियों का हॉस्टल बन करके तैयार नहीं है। आदरणीय कपिल सिब्बल जी नोट करेंगे कि वहां पर अभी तक, अगर आप टेलीविजन के स्टिंग देखें तो देखेंगे कि कोई भी ऐसी जगह 50% तक तैयार नहीं जहां पर कि आपने लगभग 2,500 बाहर से आ रहे खेल खेलने वालों को आपने ठहराना है। आज यह परिस्थिति विद्यार्थियों की बनी हुई है। डीडीए 5,000 फ्लैट बनाने थे, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में थे। सीवीसी की वो रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा के सुनाई। आज कहते हैं हम केवल 1,500 फ्लैट तैयार करके देंगे। तो जो जगह जगहों से लाइन्समैन आएंगे या एम्पायर्स आएंगे, ये टेक्निकल लोग जो आएंगे, यह लोग ठहरेंगे कहां? अब टूरिज्म की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से पता नहीं केंद्र सरकार के शैलजानी ने मंगाया है या फिर यहां दिल्ली सरकार ने मंगाया है। 1,000 करोड़ का सामान ऑलरेडी आ चुका है
5,000 फ्लैटों के लिए केवल यह देंगे 1,500, तो बाकी का क्या होगा? सो समझ नहीं आता कहां काम आएगा। आज यह परिस्थिति बनी है। सीपीडब्ल्यूडी ने एक आरोप लगाया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर लगाया, और वह कहते हैं कि विलंब का कारण यह है कि जिस समय हम स्टेडियम बना रहे थे उस समय हमारे पास बार बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग आते थे और कहते थे कि नहीं, थोड़ा सा डिजाइन में ये बदलाव कीजिए, थोड़ा सा डिजाइन में वो बदलाव कीजिए। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जानना चाहता हूं, डीजी सीपीडब्ल्यूडी माननीय शहरी विकास मंत्री के सीधा अंतर्गत आता है, क्या यह बदलाव स्टेडियमों में किए गए? यदि स्टेडियमों में अगर यह बदलाव किए गए तो क्या उसकी प्रॉपर सैंक्शन, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराए गए या नहीं कराए गए? करना। लालू प्रसाद जी थोड़ा लेट आए, तो हो सकता है शायद उस समय आप न सुन रहे हो, किसी दूर और किसी घोर निंद्रा में हो। मैंने सबसे पहले कहा था कि इसके ऊपर जेपीसी की जांच, सीबीआई का जांच होना चाहिए। सर चलिए, अब आप प्यार क्रिकेटों सुनने की कोशिश में सुनना लेने देंगे आपको। करना क्या है बताओ। करना तो शुरू में कह चुके हैं कि इसके ऊपर जो लोग गलत हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए, और उसके साथ में जो यह किया गया घोटाला है और खिलाड़ियों के साथ, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2 मिनट। अरे बोलो ना। तो जेपीसी की जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, और जो गलत है जो हो जाए। मैं सरकार को देता हूं ये या ये, क्योंकि हमने आईपीएल गेट को, जो आईपीएल गेट हुआ उसके अंदर भी सरकार का रवैया देख लिया। ना तो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, ना जेपीसी हुई। इसलिए पहला मेरा रहेगा कि जेपीसी बिठाएं, और जेपीसी बिठा करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। मैं अपनी 2 बातें कह करके अपने बात को खत्म करूंगा। मैं अपनी 2 बातों को कहकर खत्म करूंगा। संक्षेप में, एक तो संक्षेप में, हमारे में से बहुत सारे सदस्य, मेरे ख्याल से आप जितने सदस्य हैं, आप सबों के पास एक चिट्ठी आई होगी। चिट्ठी में लिखा होगा कि एक्रेडिटेशन कार्ड बनाने के लिए वह अपना फोटो और नाम दें। मेरा सुझाव है, आइए, मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग, अब ये मालूम नहीं खेल होंगे कि नहीं होंगे, अगर हो गए तो वह कार्ड आप अपना बना लीजिए, और कम से कम इन स्टेडियमों के टॉयलेट में एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि 4,500 रुपए का टॉयलेट रोल है। तो उसको इस्तेमाल करके देखिएगा, जो 30 रुपए में मिलता है वो 6,500 रुपए का रोल मिल रहा है, उसको इस्तेमाल करेंगे। फॉरेन का है, इम्पोर्टेड है सर, in the end, अरे इम्पोर्टेड and Mr. Gill would agree with me. I think there is too much of. अपनी एक बात कहकर के खत्म करूंगा कि आम आदमी को, एक इनके पूर्व जो मंत्री थे, उन्होंने कैटल क्लास कह करके सर्वजन को कहा था। मैं केवल उसमें थोड़ा सा सुधार लाना चाहता हूं। इस सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, खेलों के अंदर अनियमितताएं को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज ऑल कैटल बट नो क्लास। थैंक यू।